राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से की आयुष्मान भव अभियान की वर्चुअली शुरुआत। देश भर में लोगों के बनेंगे हेल्थ कार्ड। गांधीनगर से ही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का भी किया उद्घाटन। पंजाब में बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए सरकार ने किसानों के खाते में डाले 48 करोड़ रुपए। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा, सरकार किसानों की कर रही है हर संभव सहायता। और सीआईआई चंडीगढ़ में आयोजित इनोवेटिव फार्मर्स बीट के समापन समारोह में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री। कहा, किसानों की प्रगति के लिए सरकार और उद्योगपतियों को आना होगा साथ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और हर शहर तक पहुंचने वाली सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का प्रतीक है। आयुष्मान भव अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अभियान का उद्देश्य देश भर में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। ये लक्ष्य सही अर्थों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाओं के साथ परीक्षण की भी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम को पूरे विश्व की स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने आयुष्मान भव अभियान से सभी से जुड़ने की अपील की है। वेलनेस सेंटर और सीएससी स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेवा पखवाड़ा से हो रही है और आगे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ने के लिए पंजाब राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित सहित चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने वर्चुअली शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन किया। विधानसभा को डिजिटल बनाने और टैबलेट के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित संचालन में विधायकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन एप्लीकेशन के विचार पर लागू की गई योजना है। इस मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने से विधानसभा के कामकाज में आसानी होगी। के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि विधानसभा के डिजिटल होने के साथ यह पर्यावरण अनुकूल भी है। इस एप्लीकेशन का प्रशिक्षण स्थानीय भाषा में दिया जाएगा, जिससे जन प्रतिनिधियों को आसानी होगी। होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। उन्होंने इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी।
चंडीगढ़ स्थित भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तरी क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित इनोवेटिव फार्मर्स मीट के समापन समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों को पारंपरिक फसलों के चक्र से निकालना, बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए मजबूत विपणन तंत्र और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कृषि में विविधता के लिए सरकार को उपज के लिए एक बाजार बनाना होगा, इसके जोखिम की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। खरीदते हैं और कोई फसल अगर नहीं भी खरीदते, जैसे कि सूरजमुखी थी या बाजरा थी, तो एमएसपी के और मार्केट प्राइस के अंदर जो गैप होता है वो डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा किसान के खाते में देते हैं। हरियाणा सरकार किसान के प्रति समर्पित है, संवेदनशील है और हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और फसलों का विविधीकरण करके बागवानी की, पशुपालन की, मछली पालन की नीतियां बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठे, किसान के बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागे, वो रोजगार के साधन वहीं उपलब्ध हो। इस दौरान पंजाब के कृषि व किसान कल्याण के विशेष मुख्य सचिव के सिन्हा ने कृषि नवाचार में व्यापक स्तर पर बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। पंजाब की बागवानी निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र कौर ने मशरूम और फूलों की खेती, मधुमक्खी व रेशम कीट पालन जैसी नई कृषि पद्धतियों अपनाने की किसानों से अपील की। गौरतलब है कि सीआईआई द्वारा 31 जुलाई से 12 सितंबर तक हरियाणा और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर इनोवेटिव फार्मर्स मीट की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इनमें 10,000 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। इन बैठकों का उद्देश्य किसानों को जागरूक करने के साथ साथ नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला के रामपुर गांव में उत्तर भारत के पहले राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल का उद्घाटन किया। यह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल चंदपुरा में निर्माणाधीन है। बाद में यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस अस्पताल के खुलने से विद्यार्थियों के साथ साथ लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 65 करोड़ रुपए की लागत से इस होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक साल में 100 बच्चे दाखिला ले सकेंगे और यह 20 बेड का अस्पताल है। उन्होंने कहा कि अस्पताल लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। बनाया जा रहा है 65 करोड़ रुपए की लागत से और उसमें एक साल में 100 बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसका कम से कम 2 साल पहले से अस्पताल चलता होना चाहिए। सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर दी है। ये 20 बेड का अस्पताल है, 2 प्राइवेट रूम्स भी हैं, डिलीवरी रूम भी है, यहाँ पर डिलीवरियाँ भी कराई जाएंगी, माइनर ओटी भी है इसमें। अब होम्योपैथी काफ़ी एडवांस हो गई, वो भी यहाँ पर है। एक्सरे की मशीन इसमें लगने जा रही है और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगने जा रही है। साथ ही अनिल विज ने यह भी बताया कि केंद्र की योजना के तहत करधान गांव में नेशनल कम्युनिकेबल एनसीडीडी सेंटर बनाने जा रहा है। इसके लिए जमीन खरीद ली गई है। उन्होंने कहा कि पहले कुछ टेस्ट जांच के लिए दिल्ली जाया करते थे, लेकिन अब अंबाला में ही इन टेस्टों की जांच हो सकेगी। चंडीगढ़ पीजीआई में विश्व मनोरोग एसोसिएशन की ओर से मानसिक स्वास्थ्य 2023 पर डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 14 से 16 सितंबर आयोजित इस सम्मेलन का विषय सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य लोगों द्वारा लोगों के लिए है। इस दौरान WPA के अध्यक्ष डॉक्टर अफजल जावेद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख और आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष बसु ने बताया कि सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य के उभरते महत्व को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये ही एक वजह है जिसके कारण हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये हमारा काम जो है वो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए चालू है और ये लंबा काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। सरकार के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। टुमारो देयर इज समथिंग वेरी ग्रेट विच विल हैपन इन द इनॉग्रल फंक्शन। हम एक चंडीगढ़ चार्टर जो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, वो उसमें हम ये बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकियाट्रिक और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ सहित कई विश्व संघ इस आयोजन के सह प्रायोजक बने हैं।
गौरतलब है कि 16 सितंबर 1963 को डॉक्टर नरेंद्र नाथ विग पीजीआई चंडीगढ़ में मनोचिकित्सक के सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए, जिसके बाद 1968 में मनोचिकित्सा विभाग का निर्माण हुआ था। इसी दिन को फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। पंजाब की राजस्व, पुनर्वास व आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए अब तक 48 करोड़ 26,62,352 रुपए किसानों के बैंक खातों में डाले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने धान की खराब हुई पनीरी और अन्य फसलों के नुकसान के लिए किसानों को राहत राशि के रूप में 188 करोड़ 62,63,000 रुपए की राशि राजस्व विभाग को जारी की थी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि राहत राशि हकदार किसानों को पूरी पारदर्शी और परेशानी मुक्त तरीके से बांटी जाए। जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार के पास राहत राशि के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। राज्य के आपदा प्रबंधन के लिए स्थापित किए गए रिलीफ फंड में काफी पैसा पड़ा है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा नियमों में कोई ढील न दिए जाने के कारण केवल उतनी ही राशि प्रभावित किसानों को दी जा रही है जितनी केंद्र सरकार के नियम आज्ञा देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि रूस को अपने यहाँ बनी कारें इस्तेमाल करनी चाहिए। Many partners of ours, namely our partners in India, they are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रूस को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। ये कॉरिडोर रूस को लॉजिस्टिक्स विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अमेरिका इस समझौते में अंतिम समय में शामिल हुआ है। इस परियोजना से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के निर्माण में 29 अरब 41 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में विश्नाह कोलपुर फूलपुर और मार्ग पर करीब 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल रक्षा सेनाओं के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि BRO देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति वचनबद्ध है। इन सुविधाओं से सैनिकों को भारी उपकरणों व यंत्रीकृत वाहनों की सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही में आसानी होगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। रनवेज, हेलीपैड्स और टनल शामिल हैं। और मुझे ध्यान आता है कि एक समय था जब BRO के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफी लंबा समय लग जाता था और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट प्रारंभ में शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें भी आती थी कि उन्हें खत्म होने में एक बहुत लंबा समय लग जाता था। यानी BRO के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन लंबे अंतराल के बाद हुआ करता था। लेकिन अब तो मुझे आए दिन यह सुनने को मिल जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फला जगह पर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लोग नॉर्मल मानने लगे हैं। किसी महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का प्राय बन चुका है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़ और फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी सुन सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।